So in today's video, we are going to practice the most expected PYQs from the section of literary movements that is very important for you to practice before your exams. I have specifically chosen those questions and those movements for this particular video that are always repeated in your exams and has the highest probability कि वो आने वाले एग्जाम में भी repeat होने वाले हैं. So if you watch today's video, you are going to get a very good revision of the questions, the language, the pattern and the frequency of those particular movements जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं एंड हमेशा पूछे जाएंगे. So watch the video up till the end and evaluate for yourself कि कौन से मूवमेंट से आपके क्वेश्चंस अच्छे निकल रहे हैं और for that matter आपका ये पर्टिकुलर सेक्शन कितना अच्छा प्रिपेयर है. If you are someone who is new on my channel and you want to study with me कि ये वाले सेक्शंस जो आपके सामने अपीयर कर रहे हैं इनको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो प्लीज लेट अस नो एंड कनेक्ट विद अस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर जिसके थ्रू आप हमारे इन लेक्चर्स का पार्ट बन सकते हैं. नाउ लेट अस गो एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑन लिटरेरी मूवमेंट्स एंड सी कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है. In August 2024, you have been asked this very common question जो आपकी literary movement से कई बार पूछे जाते हैं where you see the famous literary movements आपसे match the following format में पूछे गए हैं and you have to match them with their originator or the creator जिन्होंने इस particular movement को या तो coin किया है या तो popularize किया है. तो as we can see number 1 पे है हमारा Abbey Theatre. We all are aware कि हमारे W.B. Yeats is the founding father of this Abbey Theatre along with Lady Gregory and many others जो आपके आयरिश लिटरेरी ड्रामा आयरिश लिटरेरी थिएटर को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर थिएटर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट एंड आपके एग्जाम में कई इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो W.B. Yeats इसका करेक्ट आंसर होंगे. देन वी हैव आवर वेरी फेमस थिएटर ऑफ एब्सर्ड जिसको कॉइन किया था. दिस पर्टिकुलर टर्म वाज कॉइन्ड बाय मार्टिन एस्लिन. थिएटर ऑफ एब्सर्ड से अलग से ही आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर आपकी फ्यूटिलिटी ऑफ एक्शंस के बारे में एंड आपके कैरेक्टर्स के कोई बहुत ही पक्के रोल ना होने की वजह से एंड फ्रैगमेंटेड डायलॉग्स के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड से आपसे हर बार पूछे जाते हैं. सो मेक श्योर आपने इसको प्रिपेयर किया हो. देन वी हैव होप थिएटर जिसके आपके ओरिजिनेटर हैं योर फिलिप हेंसलॉ एंड देन वी हैव थिएटर ऑफ साइलेंस जो कि जीन जैकवर्स बर्नार्ड हैं जो भी बहुत ही मिनिमल टाइप ऑफ थिएटर का मिनिमल डायलॉग्स का इस्तेमाल करते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा आपका शोर शाह नहीं होता है. सो दिस इज अ पर्टिकुलर मैच एंड योर करेक्ट आंसर विल बी पॉइंट नंबर 1. आई हैव ऑलरेडी मैच दैट फॉर यू. आप उसको मैच करके अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. जून 2024 में यू हैव बीन आस्क्ड दिस मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जहां पर आपको दिखाई देते हैं 4 ड्रामेटिस्ट एंड उनके थ्रू कॉइन की गई जो टेक्निक्स है या फिर जिस भी लिटरेरी फॉर्म से वो लोग एसोसिएटेड हैं वो आपको ढूंढने हैं और बताने हैं. योर करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर 3 बट लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. मार्टिन एस्लिन जो कि फेमस है आपके थिएटर ऑफ एब्सर्ड के टर्म को कॉइन करने के लिए एंड ही हैज टॉक्ड एट लेंथ इन हिज क्रिटिकल एसे ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड अबाउट वेरियस थिएटर ऑफ एब्सर्ड से एसोसिएटेड राइटर्स लाइक सैमुअल बेगेट, हेरोल्ड पिंटर, यूजीन यूनेस्को, जीन पॉल सार्टर, इन सभी के बारे में इन्होंने बात की है. ऑल्सो ही हैज पॉइंट आउट द टर्म एब्सर्डिज्म एंड टोल्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर टर्म या फिर इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो फ्यूटिलिटी ऑफ एक्शन एंड मीनिंगलेसनेस आती है उसके बारे में मार्टिन एस्लिन ने बात की है. थिएटर ऑफ एब्सर्ड एक ऐसा मूवमेंट है जो आपको गलती से भी छोड़कर नहीं जाना है बिकॉज यू आर ऑलवेज गोइंग टू सी क्वेश्चंस फ्रॉम थिएटर ऑफ एब्सर्ड. नेक्स्ट है हमारे बर्टोल्ड ब्रेख्ट जो कि फेमस है एपिक थिएटर से अपने एसोसिएशन के लिए. ये एक जर्मन प्ले राइट, पोएट एंड राइटर रहे हैं जिन्होंने एस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट के बारे में बात की है. अ काइंड ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मेथड जो कि फोर्थ वॉल जो होती है ऑडियंसेस के सामने उसको ब्रेक कर देता है एंड एक ऐसा फॉर्म ऑफ थिएटर होता है जहां पर ये डायरेक्टली बात करने लगते हैं अपनी ऑडियंस से और उनके अंदर की बातों को झकझोर के बाहर निकालते हैं विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल मेथड जो आपके थिएटर में चलता था. एंटोनिन आर्टरॉड बहुत ही ज्यादा फेमस है थिएटर ऑफ क्रुएल्टी के लिए जो कि अपने थिएटर में ऐसे फिजिकल एंड इमोशनल चीजों को इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हार्श होती हैं या इम्पैक्ट पड़ता है उनका अपनी ऑडियंस के ऊपर. एंड लास्टली वी हैव ऑगस्ट स्ट्रिनबर्ग जो कि ड्रीम प्ले के बारे में बात करते हैं. एक ऐसे टाइप का आपको सरियल टाइप का थिएटर दिखाते हैं जो कि ड्रीम लाइक नैरेटिव स्ट्रक्चर को दिखाता है विच इज अगेन वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर ट्रेडिशनल नैरेटिव टेक्निक. तो ये चारों ही जितने आपने आज टर्म्स पढ़े और उसके जो मूवमेंट्स जाने उनको जरूर से आप डिटेल में भी पढ़े और इनके जो ड्रामेटिस्ट हैं उनको आप जरूर से कनेक्ट करके समझें.
अगस्त 2024 में यू हैव बीन आस्क्ड एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप लिटरेरी मूवमेंट्स में जरूर से देखने वाले हो, जहां पर किसी भी मूवमेंट को उठाकर वो आपसे पूछ लेंगे कि इसके अंदर आने वाले राइटर्स को आइडेंटिफाई करिए एंड ऑड वन आउट को बाहर निकाल दीजिए. सो हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू एंग्री यंग मैन मूवमेंट जनरेशन ऑफ ब्रिटिश प्ले राइट्स एंड नॉवलिस्ट. आप सभी को ये बात पता होगी कि एंग्री यंग मैन मूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट था जो कि 1950s एंड 1960s के ब्रिटिश प्लेराइट्स एंड नॉवेलिस्ट का एक ग्रुप था. These people were not at all happy with the post-war policies of their government. जिस तरीके से इन्होंने क्लास सिस्टम बना दिया था and always favoring the अमीर people, aristocratic people, policies भी ऐसी डेवलप करना जो अमीरों के ज्यादा फायदेमंद हो एंड जो आपकी ऑडियंस है, सॉरी जो आपकी आम जनता है, कॉमन पीपल है, उनके लिए ना ही बेटरमेंट पॉलिसीज निकालना, उनसे टैक्स के नाम पे बस पैसा चूसते रहना एंड उनको कोई भी बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज नहीं देना कि वो अपना स्टेटस चेंज कर पाए. सो एंग्री यंग मैन मूवमेंट वाज अ काइंड ऑफ डिसइल्यूजनमेंट ग्रुप जो कि गुस्सा थे अपनी गवर्नमेंट से एंड वो बिल्कुल भी इनकी पॉलिसीज को पसंद नहीं करते थे. हमेशा हाथ पैर मारते रहते थे कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी इनके हाथ में लग जाए जिनसे ये अपवर्ड मोबिलिटी इनटू द अनदर अपवर्ड सेक्शन ऑफ द क्लास में ये चेंज कर पाए. पर इनके हाथ में कुछ ऐसा लगता ही नहीं था बिकॉज गवर्नमेंट ने ऐसी कोई फैसिलिटीज या चीजें प्रोवाइड नहीं की गई थी. तो ऐसे टाइप के कैरेक्टर्स का एक जब ग्रुप बन गया, ब्रिटिश प्लेराइट्स एंड नॉवेलिस्ट ऐसे टाइप के राइटर्स ऐसे टाइप के कैरेक्टर्स को अपने वर्क में डालने लगे, तो उनका नाम बना एंग्री यंग मैन मूवमेंट, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग मूवमेंट है. डिटेल में पढ़ना और इनके अंदर आने वाले सभी राइटर्स के भी नाम आपको पता होने चाहिए. तो अमिस किंग्सली, जॉन ऑसबॉर्न, कॉलिन विल्सन, ये तीनों ही एंग्री यंग मैन मूवमेंट का पार्ट है. जेबी प्रीस्टली इज नॉट द पार्ट ऑफ एंग्री यंग मैन मूवमेंट. मेक श्योर आप एंग्री यंग मैन मूवमेंट की और डिटेल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स इन सभी राइटर्स के वर्क्स की लिस्ट भी प्रॉपर्ली प्रिपेयर करें. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. मार्च 2023 में पूछा गया है आपसे अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जो लिटरेरी मूवमेंट में आप हमेशा देखने वाले हो. चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्ले राइट्स हु कंट्रीब्यूटेड टू द मूवमेंट ऑफ किचन सिंक ड्रामा. लिटरेरी मूवमेंट से ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं जहां पर एक मूवमेंट उठा के आपसे उनके राइटर्स को आइडेंटिफाई करने को बोलेंगे. तो योर करेक्ट आंसर इज जॉन ऑसबॉर्न, आर्नोल्ड वेस्कर, शीला डिलानी एंड जॉन आर्डन, जो कि आपकी किचन सिंक ड्रामा लिटरेरी मूवमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है. इन्होंने बहुत सारे वर्क्स डेडिकेट किए हैं. हमारे जॉन ऑसबॉर्न इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बोथ इन योर एंग्री यंग मैन मूवमेंट एंड किचन सिंक ड्रामा. अक्सर बच्चों को इन दोनों मूवमेंट्स को सिग्रीगेट करने में और डिस्टिंक्शन करने में प्रॉब्लम होती है, तो मेक श्योर आप इन दोनों को अलग अलग पढ़ें. मैंने इसको पढ़ा के रखा है. दोनों ही अलग मूवमेंट है लेकिन कुछ राइटर्स ओवरलैप करते हैं, तो मेक श्योर आपने बोथ एंग्री यंग मैन मूवमेंट एंड किचन सिंक ड्रामा को अलग अलग पढ़ा है एंड उन राइटर्स की एक अलग लिस्ट बनाई है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. जून 2024 में यू सी दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम लिटरेरी मूवमेंट्स जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर मूवमेंट को आपके सामने रख देंगे एंड आपसे डिमांड करेंगे कि आप बताओ कि कौन सा राइटर इस पर्टिकुलर मूवमेंट से बिलोंग करता है एंड कौन सा नहीं बिलोंग करता है. सो दिस क्वेश्चन इज डिमांडिंग फ्रॉम यू अ पर्टिकुलर राइटर जिसको आपको पिक आउट करना है हु इज नॉट एसोसिएटेड विद द मूवमेंट पोएट्री. यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट. द मूवमेंट आइडियोलॉजी आपके ब्रिटेन में आने वाली 1950s या 60s आई वुड से की टाइम की एक आइडियोलॉजी है जो पोएट्री के ट्रेडिशनल फॉर्म को वापस लाना चाहते थे irrespective of या in comparison to the experimental style of your modernist poetry. So your Donald Davy, Elizabeth Jennings and we have John Wayne, ये तीनों ही हमारे movement poets का part है, whereas Charles Kingsley was not at all near दिस पर्टिकुलर मूवमेंट. वो बिल्कुल ही डिफरेंट एरा एंड डिफरेंट आपके मूवमेंट का पार्ट हो जाते हैं. तो इनका जो आंसर है वो रूल आउट हो जाएगा. हैविंग सेड दैट आपको बोथ मूवमेंट पोएट्री के बारे में पता होना चाहिए एंड इनके जो राइटर्स हैं जो और जिनके काफी नंबर्स हैं, नेम्स हैं, आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अगस्त 2024 में यू हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम हार्लेम रनायसा. दिस इज अ क्वेश्चन जो आपको जरूर से पता होना चाहिए बोथ अबाउट हार्लेम रनायसा एंड उनके राइटर्स के बारे में. हार्लेम रनायसा 1920s एंड 30s में आपके अफ्रीकन अमेरिकन ग्रुप का जो कि न्यूयॉर्क मैनहट्टन में जाके सेटल हो जाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो कि अपने साथ अपना कल्चर, अपना लिटरेचर, अपनी म्यूजिक, अपनी लाइकिंग्स एंड एवरीथिंग लेकर आते हैं आपके नॉर्थ अमेरिकन सेक्शन के अंदर, जो बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है
है, तो मेक श्योर आपने उनकी डिटेल को जरूर से पढ़ा हो। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछता है कि वो कौन से राइटर्स हैं जो एसोसिएटेड थे हार्लेम रेनेसां से। बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनकी प्रॉपर लिस्ट आपके पास बनी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन योर आंसर है सी डी ई, विच इज एलन डॉक, लैंगस्टन ह्यूज एंड जोरा नीले हर्स्टन। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स हैं हार्लेम रेनेसां के अंदर। मेक श्योर आपने इनको डिटेल में भी पढ़ा हो, इनके वर्क्स भी आप जानते हो कि हार्लेम रेनेसां के पार्ट होने के बाद कौन कौन से वर्क्स हैं जो ये लेकर आए, एंड वो आपके हार्लेम रेनेसां का एक मेजर टेक्स्ट बन जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। सितंबर 2024 में पूछा गया है आपसे एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट विच इज वॉर पोएट्री। ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आने वाले सभी राइटर्स और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनके वर्क्स जिनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेक श्योर आपने वॉर पोएट्री को पढ़ा हो। वॉर पोएट्री एक ऐसी पोएट्री है जो बात करती है, एज यू कैन सी फ्रॉम द नेम, वॉर के बारे में। वर्ल्ड वॉर 1 होने के दौरान और उसके बाद जो आपके मेजर राइटर्स आते हैं वो वॉर के बारे में बताते हैं, एक्चुअल अपने जो उनके साथ एक्सपीरियंसेस हुए थे। बिकॉज तब एक ऐसा दौर आया था वेर एवरी पर्सन वॉज सेंट टू द वॉर कि आपको हमारे देश के लिए लड़ना है। तो जो वॉर की रियलिटी होती है, बाहर से तो देखने में उसको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, पेट्रियोटिज्म की भावना को उससे जोड़ा जाता है, विच इज करेक्ट। लेकिन आप अगर एज अ सोल्जर वॉर के अंदर जाते हो एंड उन ट्रेंचेस में उन गोलियों की आवाज अपने बिलवेड फ्रेंड्स को अपनी आंखों के सामने जब मरते हुए देखते हो ओवर नथिंग, तब आपकी जो हालत होती है वो आपके इन राइटर्स ने अपनी वॉर पोएट्री में ब्यूटीफुली लिखी है। एंड एंटी वॉर स्लोगन्स एंड एंटी वॉर पोएट्री ये लोग लिख कर गए हैं, व्यथा बता कर गए हैं, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपने इंपॉर्टेंट पोएट्रीज को, एंथम फॉर डूम्ड यूथ हो गई आपकी, द सोल्जर हो गई, देन डल्स एट डेकोरम हो गई, इन सभी को आपने डिटेल में पढ़ा हो। क्वेश्चन पूछा है कि कौन इसमें से वॉर पोएट नहीं है, तो रूपर्ट ब्रूक, सिगफ्रीड ससून, विल्फ्रेड ओवन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको डिटेल में पढ़ के जाइएगा। इनकी जो पोएट्रीज है, एग्जैक्ट लाइंस भी आपसे पूछ ली जाती है एज वॉर पोएट्री, उनको आप पढ़ेगा। जॉन मैक्सफील्ड इनसे जुड़े हुए नहीं है। वॉर पोएट्री इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मेक श्योर जो और भी राइटर्स इसके अंदर आते हैं आपने उन सभी को पढ़ रखा हो। एंड आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। So March 2023 में you have been asked this question from literary movement which says apart from Bertolt Brecht others who have influenced epic theater are। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो एपिक थिएटर हैं जिनके ओरिजिनेटर हमारे बर्टोल्ट ब्रेcht माने जाते हैं, विच इज अ काइंड ऑफ नॉन ट्रेडिशनल थिएटर जो ऑडियंसेस के साथ हमारी फोर्थ वॉल को ब्रेक कर देता है एंड ऑडियंसेस के मन से क्रिटिकल थिंकिंग को इवोक करने की कोशिश करता है एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन को डिमांड करता है। उसके उनके अलावा बर्टोल्ट ब्रेcht के अलावा और कौन से लोग हैं जिसने इस पर्टिकुलर मूवमेंट को या इस थिएटर को इन्फ्लुएंस किया है? योर करेक्ट आंसर इज योर इरविन पिस्कैटर एंड मार्क्स रेनहार्ड। इरविन पिस्कैटर इज दैट पर्सन जिनकी वजह से, जिनके आइडियाज की वजह से आपके बर्टोल्ट ब्रेcht इन्फ्लुएंस होते हैं कि इस तरीके का भी एक ऐसा रेवोल्यूशनरी आइडिया हो सकता है। सो इरविन पिस्कैटर इज दैट पर्सन जो प्रिकर्सर माने जा सकते हैं, जिनकी वजह से आपके बर्टोल्ट ब्रेcht ने इस एपिक थिएटर को डेवलप किया। एंड मार्क्स रेनहार्ड इज दैट पर्सन जो कि यूजुअली वी विल नॉट से कि ट्रेडिशनली इसी पर्टिकुलर एपिक थिएटर से जुड़े हुए हैं, पर इनका जो स्टेज करने का स्टाइल था बहुत ही मिनिमल स्टाइल था एंड स्टेजिंग टेक्निक्स थी जो बिना प्रॉप के, बिना फालतू की चीजों का शोशा किए, जो जिस तरीके से ये स्टेजिंग वगैरह किया करते थे अपने थिएटर की, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं आपके बर्टोल्ट ब्रेcht। सो दीज टू पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर एंड आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू। So March 2023 में you see this particular question जो पूछा गया है आपके famous literary movement theater of absurd से। The question goes like this: Name the dramas which fall under the category of theater of absurd। ये particular movement आपके लिए इतना ज्यादा important है। I would say this is a movement जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है as a movement let alone। इससे कई questions आपके एग्जाम में पूछे गए। This particular question demands a very simple answer from your part कि अगर आपने theater of absurd को पढ़ा है, एक ऐसा मूवमेंट जो 1950s एंड 60s के टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ था, which talks about the absurdity of human existence and their action, the existential questions that we get, the illogical dialogues, the
वेरी फ्रैगमेंटेड नरेटिव जो आपको थिएटर ऑफ एब्सर्ड में देखने को मिलते हैं, उनके प्लेस कौन से हैं? सो वी हैव द बर्थडे पार्टी बाय आवर वेरी ओन फेमस हेरोल्ड पेंटर, वी हैव योर the End Game by our Samuel Beckett, and then we have the Rhinoceros by Eugene Ionesco. ये तीनों ही major proponents माने जाते हैं हमारे theater of absurd के. Your correct answer would be point number 3, A, B and D. This is the correct answer. The names that I told you, उनको भी आपको डिटेल में जाके पढ़ना होगा because ये बहुत ज़्यादा important movement माना जाता है. I hope this is clear to you. जून 2024 में पूछा गया है आपसे अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट से क्वेश्चन एंड उनके राइटर्स आइडेंटिफाई करने हैं आपको, जो कि है हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। 1848 में एस्टैब्लिश होने वाला आपका ये ब्रदरहुड, अ ग्रुप ऑफ 7 राइटर्स एंड पेंटर्स जो आपके लंदन बेस्ड हैं, जो रेफेल एक बहुत ही फेमस पेंटर थे, उनकी पेंटिंग स्टाइल से पहले मिडीवल जो पेंटिंग स्टाइल चलती थी उसको इमिटेट करते थे एंड रियलिटी को दिखाना ये लोग ज्यादा प्रेफर करते थे रादर देन शोइंग आइडियलिस्टिक ब्यूटी। ये लोग रियल ब्यूटी को दिखाना प्रेफर करते थे। इनकी जो पेंटिंग्स एंड वर्क्स थे काफी कंट्रोवर्सी में भी आ गए थे बिकॉज कहा गया था कि इनकी जो पेंटिंग्स वगैरह हैं वो बहुत ज्यादा शारीरिक एरोटिसिज्म को दिखाने की कोशिश करती है। फीमेल बॉडी को ये लोग बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया करते थे, जो भी उसकी बॉडी में कमियां खामियां एंड व्हाटएवर द कंडीशन इज उसको ये लोग विविड कलर्स के थ्रू दिखाते थे। तो ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डिटेल में पढ़ा होना चाहिए। इसके अंदर आने वाले एक एक राइटर का नाम और कौन कौन से वर्क्स एंड पेंटिंग्स इन्होंने डेडिकेट किए हैं इस पर्टिकुलर मूवमेंट के थ्रू, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है कि कौन से राइटर्स इसमें से एसोसिएटेड हैं, तो 2 मेजर राइटर्स दांते गैब्रियल रोसेटी एंड जॉन एवरेट मिलियास PRB ग्रुप दैट इज प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड ग्रुप का पार्ट है। मेक श्योर कि आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट हो इन सभी राइटर्स की एंड आपने इस पर्टिकुलर मूवमेंट को बहुत ही डिटेल में पढ़ रखा हो। December 2019 में you have been asked a very good question and a very repeated one, क्योंकि ये जो movement है वो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है. The question is, which one of the following novels by Kingsley Amis represents its protagonist as an angry young man? So angry young man movement एक ऐसा movement है जो 1950s and 60s के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हो गया था एंड इसके अंदर जितने भी नॉवेल्स होती थी एंड जो इसके प्रोटैगनिस्ट होते थे उनको एंग्री यंग मैन क्यों बोला जाता था? क्योंकि वो उस टाइम के करंट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स एंड द क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज एंड द स्ट्रगल्स दे हैड टू फेस एट द हैंड्स ऑफ द पावरफुल पीपल एंड द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो एक तरीके से रिजेंटमेंट को शो करते थे टुवर्ड्स द political parties and the governments and the government and the political parties doing nothing for the common people. So इस टाइप का जो आपका एक थिंकिंग थी, एक आइडियोलॉजी थी, उसको बहुत ही फिट तरीके से बैठाया था आपकी एंग्री यंग मैन मूवमेंट में। यहाँ पे लकी जिम इज दैट पर्टिकुलर नॉवल जिसके अंदर का जो फेमस कैरेक्टर है जिम डिक्सन, जो शो करता है अपनी रिजेंटमेंट टुवर्ड्स द क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड नॉट गेटिंग प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज फॉर हिज लाइफ, वेयर ही वांट्स टू अपलिफ्ट एंड ही वांट्स टू डू गुड फॉर हिज लाइफ। तो यहाँ के जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो एंग्री यंग मैन मूवमेंट का पार्ट बन जाते हैं। दिस पर्टिकुलर मूवमेंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, सो मेक श्योर आपने इस पर्टिकुलर नॉवल को डिटेल में पढ़ा हो एंड ऑल्सो दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जुलाई 2016 में यू हैव बीन आस्क्ड दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल्दो ये क्वेश्चन काफी पुराने साल पुराने ईयर्स में पूछा गया है, पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो अगर आपने लगा लिया एंड आपने आंसर निकाल लिया दैट मीन्स कि आपको एपिक थिएटर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। द क्वेश्चन गोज लाइक दिस कि बर्ट्राल्ड ब्रेcht's concept of your alienation was a rejection of the idea that realism was the only mode of art as a critique of capitalist society should produce. Alienation is best described as, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो बर्ट्राल्ड ब्रेcht हैं उनका जो ये एपिक थिएटर था वाज अ नॉन फॉर्मल और अ नॉन ट्रेडिशनल टाइप ऑफ थिएटर, जिस तरीके से आपके नॉर्मल थिएटर्स होते थे जहां पर ऑडियंस जाकर एंजॉय कर रही है एंड द आर्टिस्ट आर परफॉर्मिंग एंड जो आर्टिस्ट हैं अपने डायलॉग्स एंड अपने वे ऑफ प्रेजेंटिंग देमसेल्फ से कुछ ऐसा करते हैं कि आपकी जो ऑडियंस होती है वो इतनी मूव्ड हो जाती है, वो इतनी सिंपैथेटिक हो जाती है कि वो बिल्कुल कैथारसिस में चली जाती है, मतलब कि फीलिंग्स में बहती चली जा रही है, वो रो रहे हैं, वो हंस रहे हैं, मतलब कि पूरी तरीके से एक इमोशनल इफेक्ट दिया जाता है आपके नॉर्मल ट्रेडिशनल थिएटर्स में।
बर्टोल्ट ब्रेcht ने ये जो एपिक थिएटर अपना निकाला जिसमें जो एलियनेशन इफेक्ट वो डालने की कोशिश करते हैं, वो बेसिकली यही कहने की कोशिश की जा रही है कि डिस्टेंसिंग आर्टिस्टिक कन्वेंशंस टू प्रिवेंट एन इमोशनल कैथारसिस। उनके इस टाइप ऑफ एपिक थिएटर एंड नॉन ट्रेडिशनल टाइप का जो थिएटर था, उसका इतना सा ही एम था कि हमारे जो आर्टिस्ट स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं वो इतनी ही परफॉर्मेंस दे जो रियलिस्टिक लगे। इतनी ना हो जाए कि भैया आपके जो ऑडियंस है वो रो रही है, वो खो चुकी हैं कि मतलब बिल्कुल ही वो मूव हो गई हैं आपकी उस थिएटर या फिर उस एक्ट को देख के। ऐसा करने से वो अपनी ऑडियंसेस को जगाना चाहते थे कि आप जो देख रहे हो वो सबसे पहले तो रियलिटी नहीं है, तो उसके पीछे बिल्कुल पागल मत हो जाओ और उसको सच मान के बिल्कुल आप रोने मत लगो, इतना एम्पैथेटिक आपको अपने आर्टिस्ट से होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करके वो रियलिज़्म को प्रमोट करते थे, फोर्थ वॉल को ब्रेक कर देते थे। वो चाहते थे अपनी ऑडियंसेस के पार्ट पे कि ये लोग हर चीज़ को समझें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें एंड थ्रू हिज पर्टिकुलर एपिक थिएटर वो आपके समाज में बदलाव लाना चाहते थे, क्रिटिकल थिंकिंग को इवोक करना चाहते थे एंड नॉट जस्ट गिविंग इमोशंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडियंसेस कि रो के हंस के एंड इमोशनल फीलिंग करके वो घर चले जाएं। सो ये है इसका एक्चुअल मतलब, जहां पर एलियनेशन का मतलब है कि किस तरीके से आपका एपिक थिएटर डिस्टेंस करने की कोशिश करता है आपकी ऑडियंस को, बेकार के कैथारसिस से पिटी एंड फियर डालने की कोशिश करके मिर्च मसाला नहीं लगाते हैं, वो रियलिटी पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। सो आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। जून 2014 का ये क्वेश्चन है जो कि एल्बर्ट केमो एज वेल एज एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर फॉल करेगा। एल्बर्ट केमो इन हिज एसे द मिथ ऑफ सिसिफस कन्वेज, तो आपके एल्बर्ट केमो जो कि एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर है, 1942 में उन्होंने एक बहुत ही फेमस वर्क लिखा था अपना मिथ ऑफ सिसिफस, जिसके अंदर वो आपकी एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड ये बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड को भी आपके इस पर्टिकुलर एसे की वजह से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने को मिलता है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड आपका आगे जाके स्टार्ट होता है। तो ये जो आपका मिथ ऑफ सिसिफस है एक ग्रीक मिथ के ऊपर बना हुआ है, जहां पे सिसिफस एज अ पर्सन वाज कंडेम्ड फॉर द इटर्निटी, कि उसको एक पहाड़ के ऊपर एक जो रोलिंग स्टोन है उसको पहुंचाना है। जैसे ही वो उसको ऊपर लेके जाता था वो फिर फिसल जाता था एंड सिसिफस फिर से उसी मेहनत में लग जाता था, विच शोज फ्यूटिलिटी ऑफ एक्शंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारे जीवन का अर्थ क्या है, पर्पस क्या है। अगर आप एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी के थ्रू देखोगे तो आपको सब कुछ वॉइड ऑफ गोल लगेगा एंड फ्यूटिलिटी ऑफ एक्शन, मीनिंगलेसनेस एंड एब्सर्डिज्म देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर आपको पॉइंट्स ढूंढने हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होगा कि नेचुरलिज्म की तो बिल्कुल भी बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई है, वो एक बिल्कुल ही अलग लिटरेरी मूवमेंट है। द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, हमारी एग्जिस्टेंस के ऊपर ही जो सवाल खड़ा होता है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड थिएटर ऑफ एब्सर्ड पूछते हैं हमसे। द फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन एक्शंस, हमारे कर्मों का, हमारी एक एक चीज का जो भी हम लोग कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है, वो फ्यूटाइल है, ऐसा एग्जिस्टेंशियलिस्ट बताता है। नेगेटिव मत हो जाना कि यार पढ़ना लिखना बेकार है, फ्यूटाइल है, हम लोग को ये करना पड़ेगा सरवाइव करने के लिए। द कंसेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये तीनों ही चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, विच इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। मेक श्योर आप एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी एंड थिएटर ऑफ एब्सर्ड को जरूर अलग अलग करके पढ़ें एंड उनके रिस्पेक्टिव राइटर्स जो बहुत फेमस हैं उनके रिस्पेक्टिव वर्क्स को भी जरूर से इस क्वेश्चन के बाद पढ़ें। मार्च 2023 में पूछा गया है आपसे अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जो लिटरेरी मूवमेंट में आप हमेशा देखने वाले हो। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्ले राइट्स हु कंट्रीब्यूटेड टू द मूवमेंट ऑफ किचन सिंक ड्रामा। लिटरेरी मूवमेंट से ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं जहां पर एक मूवमेंट उठा के आपसे उनके राइटर्स को आइडेंटिफाई करने को बोलेंगे। तो योर करेक्ट आंसर इज जॉन ऑसबॉर्न, आर्नोल्ड वेस्कर, शीला डिलानी एंड जॉन आर्डन, जो कि आपके किचन सिंक ड्रामा लिटरेरी मूवमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इन्होंने बहुत सारे वर्क्स डेडिकेट किए हैं। हमारे जॉन ऑसबॉर्न इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बोथ इन योर एंग्री यंग मैन मूवमेंट एंड किचन सिंक ड्रामा। अक्सर बच्चों को इन दोनों मूवमेंट्स को सिग्रीगेट करने में और डिस्टिंक्शन करने में प्रॉब्लम होती है, तो मेक श्योर आप इन दोनों को अलग अलग पढ़ें। मैंने इसको पढ़ा के रखा है, दोनों ही अलग मूवमेंट है लेकिन कुछ राइटर्स ओवरलैप करते हैं, तो मेक श्योर आपने बोथ एंग्री यंग मैन मूवमेंट एंड किचन सिंक ड्रामा को अलग अलग पढ़ा है एंड उन राइटर्स की एक अलग लिस्ट बनाई है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
December 2021 में you have been asked a multiple selection question from the movement theater of absurd, which happens to be the most important literary movement जिनसे आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि which of the following are features of theaters of absurd। theater of absurd आपके अर्ली 20th सेंचुरी में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाने वाला एक ऐसा मूवमेंट था जो बात करता था मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, फ्यूटिलिटी ऑफ एक्शंस के बारे में, एंड जो आपके एक्शंस जो लाइफ के अंदर होते हैं दैट हैज टू बी कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ एनी गोल, कि वो चल रहे हैं, हो रहा है, कैरेक्टर्स अपनी जिंदगी में फंसे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये एक ऐसा मूवमेंट था जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, और इसके अंदर आने वाले एक एक राइटर को और उनके वर्क्स को भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके वर्क्स को भी निकालकर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा इस प्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूटाइल एक्शंस डिवॉइड ऑफ एनी गोल। आपको थिएटर ऑफ एब्सर्ड के प्लेस के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा कि जो एक्शंस होते हैं उसके अंदर उनका कोई गोल ही नहीं होता, कोई तुक ही नहीं बनता उनके एक्शंस का कि भाई ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप कभी भी उसका रीजन नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि ये शो करता है फ्यूटिलिटी एंड मीनिंगलेसनेस ऑफ योर एक्शन। देन पोर्ट्रेयल ऑफ सिचुएशन दैट पॉइंट टू द मीनिंगफुलनेस ऑफ लाइफ। ध्यान दीजिएगा, इसकी गलती मत आप कर बैठ जाइएगा कि मीनिंगलेसनेस के बारे में बात की है तो आप मीनिंगफुलनेस को थोड़ा इग्नोर कर दे। मीनिंगफुलनेस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं बैठेगा। लैकिंग इन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ड्रामेटिक टेंशन, जैसे हम लोग कोई भी मूवी देखने जाते हैं या किसी ड्रामा को आप पकड़ लीजिए, एकता कपूर के सीरियल पकड़ लीजिए, उसमें आपको टेंशन देखने को मिलेगी। आप परेशान हो जाएंगे कि अगला क्या होने वाला है, मुझे पता लगे। लेकिन अगर आप थिएटर ऑफ एब्सर्ड के प्लेस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या चल रहा है, कोई ड्रामेटिक टेंशन ही नहीं होगी, कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको जो ड्रामा है बहुत ही कूल एंड बहुत ही मीनिंगलेस वे में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एंड इसी वजह से आप देखेंगे कि इसके अंदर जो प्लेयर्स या कैरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा एक स्टैसिस और ड्रिफ्ट में रहते हैं। उनका कोई डेफिनेटिव रोल नहीं होता है कि मतलब वो नहीं भी होंगे तो भी एक दो कैरेक्टर को निकाल दो तो भी वो कहानी आपकी आगे बढ़ेगी। वो जो कैरेक्टर्स होते हैं हमेशा अपनी सिचुएशन में फंसे हुए रहते हैं, आगे कैसे बढ़ना है कोई वहां उनको डायरेक्शन नहीं दिया जाता है। सो देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन, फ्यूटिलिटी ऑफ एक्शन। ये आपका कैरेक्टर हो नहीं हो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी आपको ड्रामा, क्लाइमैक्स एंड बहुत ही सीरियसनेस देखने को नहीं मिलेगा, सब ऐसे हवा में चलता रहता है। दैट इज बिकॉज इनको फ्यूटिलिटी दिखानी होती है ह्यूमन एक्शंस की, एंड मीनिंगलेसनेस दिखानी होती है। सो दिस बिकम्स योर आंसर। मेक श्योर कि आप लोग थिएटर ऑफ एब्सर्ड को डिटेल में जरूर से पढ़ें। Now that was indeed a wonderful session where we saw for ourselves कि literary movement से किस टाइप के questions पूछे जा रहे हैं and आपकी तैयारी कितनी ज्यादा अच्छी है। If at all you are interested to study these particular questions and their concepts in much greater detail, तो आप हमारे literary movements के course को join कर सकते हैं। Along with that, if you like my teaching style and you find it quite easy to grasp any कॉन्सेप्ट दैट कम्स अंडर लिटरेचर, तो आप हमारे इन कोर्सेज का भी पार्ट बन सकते हैं। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, तो आप हमारी पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज का भी पार्ट बन सकते हैं, जिसका अगर आपको एक फ्री टेस्टमनी चाहिए वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जहां पर बच्चे डेली बेसिस पे ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो डू लेट मी नो योर फीडबैक कि इसी तरीके का अगला वीडियो आप कौन सा देखना चाहोगे, सो दैट आई मे प्रिपेयर फॉर यू एंड आपको अपने एग्जाम से पहले बहुत अच्छा रिविजन मिले। I am going to take your leave and I am going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.